नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यायपालिका ने सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या करके संविधान को मजबूत किया। गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। देश में अब तक 54 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% पर पहुंची। 4 और राज्यों को कारोबार करना सुगम बनाने की दिशा में सुधारों के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति मिली। म्यांमार में सेना ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया और चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 454 रन बनाए। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चुअल माध्यम से कहा है कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या कर इसे मजबूत किया है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है। उन्होंने कहा कि इसी ने हमारे स्वाधीनता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था। स्वराज की अवधारणा इसी से उपजी थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कानून के शासन को प्राथमिकता दी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कानून का शासन स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया गया। श्री मोदी ने कहा कि कानून के तहत हर नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और विश्व स्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका तथा सरकार का उत्तरदायित्व है। हमारे संविधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी है, न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए ये जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम खड़ा करे। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है। आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और क्यूआर कोड दिया जा रहा है। इससे न केवल केस से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है, बल्कि इसने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी एक प्रकार से मजबूत नींव रखी है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जरिए लॉयर्स और लिटिगेंट्स केवल क्लिक मात्र से सभी केसेस और ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ न्यायपालिका के कामकाज को भी आधुनिक बनाया है। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी
सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान न्यायपालिका ने भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। भारत के लोकतंत्र ने, हमारी न्यायपालिका ने कठिन से कठिन समय में भी भारतीय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमें इसका उत्तम उदाहरण फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर्थ्य दिखाया तो दूसरी ओर हमारी न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय को कोरोना काल में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने और आम जनता के लिए खुली अदालतों की पहल करने के लिए धन्यवाद दिया। देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि महामारी के इस कठिन समय में ऑनलाइन ई लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई है। संयोग से ये गुजरात ही था जहां 35-40 साल पहले जूनागढ़ में पहली लोक अदालत लगाई गई। आज ई लोक अदालत समयबद्ध और सुविधापूर्ण न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे ई लोक अदालतों में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने हमेशा उच्च मानदंड कायम किए हैं। 66,85,000 केसेस की डिजिटल सुनवाई देश भर में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 52,000 सुनवाई की, हाई कोर्ट ने 20,06,000 सुनवाई की और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने 45.73 लाख केसेस की सुनवाई की। मैं गुजरात हाई कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश श्री विक्रमनाथ जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने 1,21,000 केसेस की डिजिटल सुनवाई की इस कोरोना काल में। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायपालिका के लिए 1,680 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। હાઈકોર્ટે આ કપરા કાળમાં પણ લોકોને ન્યાયમાં વિલંબ ન પડે એટલા માટે સમયસર ન્યાય મળે અને અગત્યના કેસોની સુનાવણી ઓનલાઈન વિડીયો કોન્ફરન્સથી કરી જસ્ટિસ ટુ ઓલ અને ટાઈમલી જસ્ટિસના ધ્યેયને પણ પૂરો પાડ્યો છે એ માટે પણ હાઈકોર્ટને અભિનંદન આપું છું। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात हाईकोर्ट के हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्चुअल मोड से एक विशेष स्मारक टिकट जारी किया। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 1 मई को अपनी स्थापना के 60 साल पूरे किए थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह के एक कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन उस समय गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के ज्यादा फैलाव से समारोह रद्द कर दिया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में उस समय के बॉम्बे राज्य में से गुजरात राज्य का गठन किए जाने पर की गई थी। पहले वो अहमदाबाद के निकट नारोल में स्थापित की गई थी। बाद में अहमदाबाद में इनकम टैक्स सर्किल के निकट स्थानांतरित हुई थी। अब 1998 से गुजरात उच्च न्यायालय 16 स्थित बड़े कैंपस में कार्यरत है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम में सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करने के उद्देश्य से असोम माला का शुभारंभ करेंगे। असोम माला राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों को परस्पर जोड़ने के साथ सभी तरह के परिवहन की निर्बाध सुविधा प्रदान करेगी। श्री मोदी बिस्वनाथ और चराईदेव में स्थापित किए जा रहे 2 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का शिलान्यास भी करेंगे। इस परियोजना पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि न केवल राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करेगी, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए असम को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 54,16,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 4,57,404 लोगों का टीकाकरण किया गया। रोजाना टीका लगवाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत 21 दिन में 50 लाख लोगों को सबसे तेजी से कोविड टीका लगाने वाला पहला देश है। इतने लोगों को कोविड टीके लगाने में अमेरिका को 24, ब्रिटेन को 43 और इजराइल को 45 दिन लगे थे। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। इस दौरान 14,488 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 1,48,590 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.37% है। कल 11,713 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 95 लोगों की मौत होने के बाद कोविड से मृतकों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो गई है। भारत ने कोविड जांचों की संख्या में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में 20 करोड़ से अधिक जांच हो चुकी हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 7,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 20 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 22 देशों ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि भारत पहले ही 15 देशों को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 फरवरी तक कुल 56 लाख खुराकें अनुदान सहायता के रूप में और 1 करोड़ 5 लाख अनुबंधित खुराक के रूप में भेजी गई हैं। इस समय हमारे को भारत को दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग मिली है। इन देशों में से 15 से ज्यादा देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि 52,90,474 लाभार्थियों को ये टीका लगाया जा चुका है। श्री अगनानी ने कहा कि अब तक कुल 1,04,781 सत्र आयोजित हो चुके हैं। सारे देश में 3,31,029 लोगों को टीका लगाया गया है। कुल 27 हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं और यदि इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखें, कुल जितने लोगों को टीका लगाया गया उस प्रतिशत की दृष्टि से ये 0.0005% बनता है और पिछले 24 घंटे में कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। ये आंकड़े प्रावधानिक है और कोई भी सीरियस अथवा सीवियर AFI अथवा मृत्यु वैक्सीनेशन से अभी तक जोड़ी नहीं गई है। देश में कोविड टीके तेजी से लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 पर आकाशवाणी से विशेष चर्चा में नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यदल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविड टीकाकरण के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। अब इतना एक्सपीरियंस हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम नजर डालें कि कितने व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट हुआ तो आपको हैरानी होगी कि ये संख्या केवल मात्र 0.008% है। मतलब लगभग 1100-1200 लोगों में एक व्यक्ति को थोड़ी सी दर्द कोई होती है या बुखार होता है या कोई इचिंग वगैरह कुछ होती है। मतलब कि सीरियस ऐसा साइड इफेक्ट हो के अस्पताल में ले जाना पड़े, ये तो जीरो है, बिल्कुल जीरो। कार्यक्रम में चर्चा के दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए गए दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों वैक्सीन का डेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसीलिए साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर देखते हैं उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है, ये हमारे देश में लगानी चाहिए और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें।
बिहार में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दूसरे चरण में कोविड टीके लगाए जा रहे हैं। इस चरण में 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का पंजीकरण किया गया है। इन कार्यकर्ताओं में जेल और आपदा प्रबंधन, सेना, अर्धसैनिक बल, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा राजस्व और पंचायती राज कर्मचारियों सहित गृह मंत्रालय के कर्मचारी शामिल हैं। राज्य में अब तक 3,53,458 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य के किसी भी हिस्से से टीके के दुष्प्रभाव की कोई खबर नहीं है। इस बीच स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.08% हो गई है। ओडिशा में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को टीका लगाने की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू हो गई है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण का एक नया मामला सामने आया और एक मरीज स्वस्थ हुआ। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.80% हो गई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित 33,352 में से 32,927 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 11 सक्रिय मामले हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल शाम तक 6,09,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कोरोना संकट और आर्थिक मंदी से उबर रहा है और वित्त वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। आज आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के कुशल प्रबंधन में सफल रही है और विदेश में रह रहे लगभग 40 लाख भारतीयों को वंदे मातरम मिशन के तहत स्वदेश लाया गया है, जो अपनी तरह का एक अनूठा मिशन है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सूर्यकांत चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-23314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली जागरूकता अभियान की शुरुआत शुक्रवार को की गई। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 4,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र निमोनिया संबंधी जागरूकता और इलाज के लिए स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया है, जिसे PGIMER चंडीगढ़ और यूनिसेफ की साझेदारी में विकसित किया गया है। इनका उपयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यायपालिका ने सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या करके संविधान को मजबूत किया। गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। देश में अब तक 54 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% पर पहुंची। 4 और राज्यों को कारोबार करना सुगम बनाने की दिशा में सुधारों के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति मिली। म्यांमा में सेना ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया और चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 469 रन बनाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने 4 राज्यों असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को भी खुले बाजार से ऋण लेकर 5,034 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन राज्यों ने कारोबारी सुगमता के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार किए हैं और इसलिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने के ये पात्र हो गए हैं। अब अपेक्षित सुधार करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में ये सुधार पहले ही किए जा चुके हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में असम सरकार चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लगभग 7,50,000 लोगों को 3-3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली तथा राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री तेली ने कहा कि केंद्र और असम सरकार असम में चाय क्षेत्रों के कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए राजमार्ग क्षेत्र के बजट आवंटन में लगभग 30% की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में सड़क ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक का परिव्यय शामिल है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित लगभग 13,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway work in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. 675 kilometers of highway work in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores. मौजूदा वित्त वर्ष में ही दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर काम शुरू होगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस से अमृतसर जामनगर और दिल्ली कटरा परियोजनाओं का काम 2021-22 में शुरू होगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के लिए बढ़ाए गए बजटीय आवंटन से परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ ही देश में सड़क नेटवर्क के विस्तार में भी यह मदद करेगा। सड़क के बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए अधिक आर्थिक गलियारों की भी योजना बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ रुपए की अधिक की लागत से 3,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल में 1,100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। केरल में ही मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन का भी निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमारे महाराष्ट्र संवाददाता ने बताया है कि इस दिशा में चेन्नई सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। देश के प्रमुख शहरों के बीच रोड कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क तथा महामार्ग मंत्रालय ने चेन्नई सूरत राष्ट्रीय महामार्ग गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है। भारतमाला परियोजना के तहत 4 लेन वाला करीब 1,461 किलोमीटर लंबा ये गलियारा महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर, सोलापुर जिलों से गुजरेगा। इसका महत्व ध्यान में रखते हुए नासिक के अभिभावक मंत्री छगन भुजबल ने कल एक बैठक में इस परियोजना के लिए नासिक जिले में जल्द से जल्द भू संपादन करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सुरगणा, पेठ, दिंडोरी, नासिक, निफाड और सिन्नर तहसील के करीब 69 गांवों में इस परियोजना के लिए भू संपादन किया जाएगा। छगन भुजबल ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन का भू संपादन होगा उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की सरकार की कोशिश रहेगी। इस परियोजना से नासिक और सूरत के बीच की दूरी कम होकर केवल 2 घंटे में सफर हो सकता है। उसी तरह चेन्नई और मुंबई के बीच की दूरी करीब 120 किलोमीटर से कम होने की उम्मीद है। भावना गोखले के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय झारखंड में धनबाद में 20 करोड़ रुपए तक के उद्योग लगाने में सहयोग करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निदेशक डॉक्टर एसके साहू ने उद्योगपतियों और धनबाद चैम्बर एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग की स्थापना के लिए 70% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 30% राशि राज्य सरकार और उद्योगपतियों को वहन करनी होगी।
केंद्र सरकार ने धनबाद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के तहत ऑटोमोबाइल सेक्शन, टूल रूम और अन्य सहायक उद्योगों सहित एकीकृत उद्योगों को स्थापित करने की पहल की है। धनबाद में निदेशक MSME DK साहू ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सभी मुद्दों और समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है और प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए वोकल फॉर लोकल पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। श्री साहू ने आने वाले दिनों में MSME की ओर से व्यापार मेले लगाने की भी सलाह दी है। धनबाद से दीपक कुमार पांडे के साथ शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा बहाल होने से विद्यार्थियों, पेशेवरों और व्यापारिक वर्ग को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से 4G सेवा स्थगित कर दी थी। जनवरी 2020 में राज्य में 2G सेवा बहाल कर दी गई थी। म्यांमा में सेना ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले सेना ने 7 फरवरी तक के लिए फेसबुक को भी बंद रखने के आदेश दिए थे। इस बीच देश में तख्तापलट के खिलाफ हुई कई शहरों में विरोध बढ़ रहा है। म्यांमा के सबसे बड़े शहर यांगून में आज विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। प्रदर्शनकारियों ने सैन्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आंग सांग सूची सहित हिरासत में लिए गए सभी नेताओं की रिहाई की मांग भी की। सैन्य नेतृत्व ने 1 फरवरी को सत्तारूढ़ NLD का तख्ता पलटकर सूची और राष्ट्रपति विन मिंट सहित कई अन्य को हिरासत में ले लिया था। भारत और यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश पर पहली भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हो गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा व्यापार आयुक्त वल्दिस डोम्ब्रोवस्की ने कल प्रथम भारत यूरोपीय संघ वार्ता की सह अध्यक्षता की। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बांग्लादेश के उपायुक्त ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक भाषण के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आज से पुणे में अभिवादन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं पंडित मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यायपालिका ने सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या करके संविधान को मजबूत किया। श्री मोदी ने गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया।
देश में अब तक 54 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% पर पहुंची। 4 और राज्यों को कारोबार करना सुगम बनाने की दिशा में सुधारों के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति मिली। म्यांमार में सेना ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया और चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 474 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।